अस्सलाम क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज पार। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के अंदर जो सूरत हाल रही उसके अकॉर्डिंग के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस थी, बॉलिंग की, बैटिंग की, उसके अलावा जो कोचेस का किरदार रहा, इसके अंदर बोर्ड का किरदार रहा, वो कैसा रहा, सब के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि अब जो पाकिस्तान टीम का फ्यूचर होगा वो क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक रवायत रही है कि हमेशा वर्ल्ड कप के बाद जब आप वर्ल्ड कप हार के आते हैं तो आपका कैप्टन चेंज हो जाता है, आपकी मैक्सिमम जो टीम है वो आपकी जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज है जो कल रमीज राजा ने भी की और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि यहाँ पे आपका जो बोर्ड है ना वो ही नाअहल है। आपका बोर्ड यानी कि जब उन्होंने स्पेशल एग्जांपल दी कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर जब इंग्लैंड के अंदर कोचेस सेलेक्ट होते हैं तो उनकी बाकायदा या चेयरमैन स्पेशली जब सेलेक्ट होती है, पूरी मैनेजमेंट सेलेक्ट होती है तो उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने सिस्टम को किस तरह से लेके चलना है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसा नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चेयरमैन आता है वो डायरेक्टली कहाँ से आता है ये हम सबको पता है। तो इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जब आपका क्रिकेट जो है ना वो आपका पैशन ही नहीं है, जब क्रिकेट के आप दीवाने ही नहीं है, जब क्रिकेट जो है वो आपका एक जज्बा ही नहीं है क्रिकेट वाला, और आपकी जो सोच है या आपको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है और आप अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए जो है वो अपना सारा मलबा जो है वो कैप्टन और कोच पे डाल रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा ही गलत काम है। आपके पास बाबर आजम के अलावा इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात आपको मान लेनी चाहिए। ठीक है, हिमाद वसीम, शहीन शाह, बाकी जितने भी लोग हैं वो बाबर आजम के साथ उनका कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी अपनी परफॉर्मेंस, उनकी अपनी टीम के अंदर जगह वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम के साथ जो है वो किसी का भी एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर जो है वो कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है, और ये अपने प्लेयर्स को जो है वो डिग्रेड करने वाली बात है, डिमोटिवेट करने वाली बात है। हाँ, ये हो सकता है कि बाबर आजम को एक आध सीरीज का रेस्ट किसी सूरत में दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी नहीं बनता, क्योंकि इसमें के अंदर जो आपकी टीम सिलेक्शन थी जो 2019 के अंदर थी, देखिए ये इंजमाम लगते 2023 की टीम भी उन्होंने सिलेक्ट की है। तो ये मेरे ख्याल में मैनेजमेंट की कुछ गलतियां हैं, ये बोर्ड के ऊपर जो बैठे हैं उनकी कुछ गलतियां हैं कि उनको शायद सिस्टम की इतनी इतनी हाव ही नहीं है कि वो इस सिस्टम को समझ सकें कि हमने टीम किस तरह बनानी है, हमने टीम को लेके किस तरह चलना है, हमने कोचेस कौन से रखने हैं, हमने टीम के साथ जो है वो कौन से प्लेयर्स लेके जाने हैं, कौन से प्लेयर्स लेके नहीं जाने। तो इसमें बोर्ड का काफी हद तक हाथ है। तो बजाय इसके कि सिर्फ ज़का अशरफ साहब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जब वो बाबर आजम को या अपने सीनियर प्लेयर्स को, अभी बाकायदा ये खबरें आ रही हैं कि जी सीनियर प्लेयर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा सिर्फ इसलिए ताकि बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपनी कुर्सियां बचा सके। तो मेरे ख्याल में फिर वही बात है, एक ग्रुप बन जाएगा ऊपर टीम के, और टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, ठीक है वर्ल्ड कप के अंदर टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह की हमें उम्मीदें थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपनी टीम को बर्बाद कर लें। आगे आपके पास सीरीज आने वाली है, आगे आपके पास T20 वर्ल्ड कप आएगा, चैंपियन ट्रॉफी आएगी। अभी पाकिस्तान की क्रिकेट या दुनिया की क्रिकेट जो है उस वर्ल्ड कप के ऊपर आके खत्म नहीं हुई। तो इसलिए बजाय इसके कि आप अपनी टीम का, अपने सीनियर प्लेयर्स को जो है वो कुर्बानी का बकरा बना के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कबाड़ा कर दें, तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला होगा बोर्ड की तरफ से वो बिल्कुल गलत फैसला होगा। इसी पे जब कल मिकी ऑर्थर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये बात की है कि देखिए मुझे, उन्होंने पहले अपना कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूं और हमें पता है कि हमसे वर्ल्ड कप के अंदर कहाँ गलतियां हुई हैं, और डेफिनेटली इतनी गलतियों के बाद आप जो है वो टॉप 4 के अंदर नहीं जा सकते। और जो बाकी टीमें भी गई हैं वो डेफिनेटली बेहतर खेल के बेहतर रन रेट के ऊपर गई है। अगर आप देखा जाए अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने, इवन न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेली है, डेफिनेटली दे डिजर्व टॉप 4 और सेमीफाइनल, वो करते थे डिजर्व। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई, स्पेशली अफगानिस्तान का मैच, साउथ अफ्रीका का मैच, ये एक दो मैच ऐसे थे। फिर इंडिया के खिलाफ 152 फॉर 2 था, 200 पे आप जो ऑल आउट हो गए। तो ये जो मिस्टेक्स थी मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को सुपर 4 के अंदर नहीं जाने दे रही थी, और यही रीजन थी कि पाकिस्तान जो है वो एट द एंड नहीं कर सका। उसके अलावा शादाब खान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि देखिए जब आप हारते हैं, जब आप जीतते हैं ना, देखिए वो कहते हैं ना जीत के जो रिश्तेदार हैं वो बहुत होते हैं, लेकिन हार जो है ना वो यतीम होती है, उसको कोई गले नहीं लगाता। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। उन्होंने कल बिल्कुल ठीक बात की कि जी आप सिर्फ कोच पे, कैप्टन पे या एक बॉलिंग पे सारा कुछ नहीं डाल सकते। ओवरऑल पूरी टीम की परफॉर्मेंस होती है, पूरी टीम अच्छा जो है वो नहीं खेल सकी इसके अंदर, पूरी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, जिसपे उन्होंने अपना भी कहा कि जी मैं एज अ स्पिनर जो है वो अपनी टीम को नहीं दे सका जो उनकी मुझसे रिक्वायरमेंट थी या जो उनकी मुझसे डिमांड थी, डेफिनेटली नहीं दे सके, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। फास्ट बॉलिंग भी हमारा नहीं कर सकी। नसीम शाह की इंजरी स्पेशली जो है वो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में एक ऐसा झटका था कि शायद वो कहते हैं ना कि जी दिल हार जाना,
तो हमारी टीम जो है वो नसीम शाह की इंजरी पे शायद दिल हार गई थी और उनको जो है वो ये फील हो गया था कि जी अब शायद हमारी वर्ल्ड कप के अंदर वो परफॉर्मेंस ना रहे जो नसीम शाह के होने सिर्फ होनी चाहिए थी। लेकिन खैर है, एक प्लेयर की वजह से जो है वो आप अपना मोरल डाउन नहीं कर सकते। लेकिन एट द एंड वही हुआ कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बुरी थी और पाकिस्तान टीम जो है वो इवन के टॉप 4 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि इस सारे का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपनी टीम को आप आके खराब कर दें सिर्फ 9 मैचेस की बुनियाद पे कि जी ये 9 मैचेस ऐसे थे ठीक है, वर्ल्ड कप था, सब है, हमेशा पता है, आपको पता है, हमें भी दुख हुआ, टीम को भी दुख है, आवाम को दुख है, बोर्ड को अपनी जगह डेफिनेटली दुख होगा, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। लेकिन अब कभी भी इस चीज का मतलब ये नहीं होता कि अगर एक इंसान नहीं कामयाब हो सका तो आप उसके साथ जब उसे दूसरा मौका न दें। कल मिकी ऑर्थर ने फिर वही बात की कि जी आप प्लेयर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे, थोड़ा सा इनको लगातार और खिलाएं साल 2 साल, ताकि ये अगले वर्ल्ड कप के लिए या इवन T20 वर्ल्ड कप के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने आप को मजीद बेहतर कर सके। बजाय इसके कि अभी नए लड़के ले हैं, वो साल बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है, उधर मसला हो जाएगा, फिर अगले साल बाद जो है वो चैंपियन ट्रॉफी है, फिर वहां मसला हो जाएगा। तो आप किस किस को निकालेंगे और किस किस को रखेंगे? बाहर बैठ के टीवी के ऊपर बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है कि जी कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए, जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। टीम के अंदर कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं, वो वर्ल्ड कप के बगैर भी होती रहती हैं, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि 2-4 तब्दीलियां जरूरी हैं तो आप वो तब्दीलियां जरूर करें। जैसे नसीम शाह भी रिकवर होने में काफी जो है वो जल्दी हो रही है, तो वो भी इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। इसके अलावा हिमाद वसीम के ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा और अगर आपके पास T20 में साइम अयूब का ऑप्शन है तो आप 2-4 तब्दीलियां अपनी टीम के अंदर जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी की पूरी टीम जो है वो चेंज कर दें या पूरी टीम को जो है वो आप खासकर सीनियर प्लेयर्स को जो है वो कुर्बानी का बकरा बना के जो है वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कर लें, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा गलत होगा। उसके अलावा नज़ीर अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप के अंदर जो टॉप 4 रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर, उनमें वही बड़े नाम है मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन जो है वो इस वर्ल्ड कप के अंदर बनाए हैं। उसके अलावा फखर जमान, जिनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था और जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर मारे हैं। शहनशाह अफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स जो हैं वो इस वर्ल्ड कप के अंदर लिए हैं। और इफ्तिखार का जो इकोनॉमी रेट था वो इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के टीम के हवाले से सबसे बेहतर था। तो ये 4 ऐसे प्लेयर्स थे जो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, तो ये 4 प्लेयर्स तो डेफिनेटली रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा बाबर आजम की जहाँ तक कैप्टनसी का सवाल है, बात वही है कि जी बोर्ड के पास ना इतनी पावर है ना इतना अख्तियार है कि वो जो है वो आपकी जगह कोई नया कैप्टन ला सके। इवन के जो है वो कल कुछ प्लेयर्स ने जो है वो अब्दुल्ला शफीक की भी ऑप्शन दी कि जब अब्दुल्ला शफीक को कैप्टन बना दें। तो देखिए ये जो है ना, ये वो एक वो ऐड चलता है ना मौसमी एक्सपर्ट्स, तो ये वो एक्सपर्ट्स हैं कि जी आप अब अब्दुल्ला शफीक ने 2 इनिंग्स अच्छी खेल दी है तो भाई उसको अच्छा खेलने दो। आप इसको क्यों श्रीलंका का कौशल मेंडिस बना रहे हैं? उन्होंने बनाया ना उसको कैप्टन, उसके अलावा वो एक इनिंग भी नहीं चला उसके बाद। तो आप अब्दुल्ला शफीक देखें, नया लड़का है, उसके अंदर अभी बहुत कुछ करने के लिए है। अभी बाबर आजम के होते हुए अब्दुल्ला शफीक की कैप्टनसी का सवाल कहाँ बनता है? कभी भी नहीं बनता। इसी तरह बाबर आजम के होते हुए रिजवान का, शहीन का या और किसी का जो है वो नहीं बनता, क्योंकि बाबर नो डाउट उन सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला है, अच्छी क्रिकेट खेला है, नंबर 1 रहा है, अभी भी वो सेकंड नंबर के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें करके अपने प्लेयर्स को, अपने कैप्टन को जो है वो डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर आप जीतने पे जो है वो बाबर आजम के साथ खड़े हैं तो आपको उसकी हार पे भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में उसको साथ लेके चलना चाहिए कि जी कोई बात नहीं, एक वर्ल्ड कप से जो है वो एक अच्छे प्लेयर जो है वो कभी भी डाउन नहीं होते। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी गलत रिवायत है जिसको पाकिस्तान के अंदर से खत्म करना चाहिए। और ये टाइम है, ये मेरे ख्याल में ये नस्ल है, ये लोग हैं जो इस चीज को खत्म कर सकते हैं। वरना तो 1979 से जो है वो 75 से जब से क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुरू हुआ सिनेरियो, तो उसके बाद से यही होता आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम हर वर्ल्ड कप के बाद जो है वो इस तरह की तनज़्ज़ुमियों का शिकार होती है, ग्रुपिंग का शिकार होती है, और फिर उसको एट द एंड जो है वो वर्ल्ड कप के बाद मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया जाता है। कोच, कैप्टन, प्लेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग चेंज कर दी जाती है। फिर एक नई ग्रुप बंदी बनती है, फिर 2-3 साल 4 साल उसमें लगते हैं, फिर अगले साल आके फिर वो हारते हैं, फिर हम चेंज करते हैं। तो कब तक हम ये करते रहेंगे? मेरे ख्याल में इसको जो है वो हमें बेहतर करने की जरूरत है और इस स्ट्रेटेजी से हमें बाहर आना पड़ेगा। 2023 आ गया, अब दुनिया साजिशों से निकल चुकी है, तो अब हमें भी जो है इन साजिशों से बाहर आके पाकिस्तान टीम को खुल्लम खुला जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको जीत पे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको हार पे भी सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान टीम क्योंकि वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है तो वो वापस कब आएगी, तो आज जो पाकिस्तान की टीम है वो कोलकाता से जो है वो दुबई पहुंच चुकी है। और कल जो है वो 2 ग्रुप्स के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो वतन वापस आएगी। 13 नवंबर को शाम को तकरीबन जो है वो 7 से 8 के दरमियान जो है वो पाकिस्तान टीम के 2 ग्रुप्स में है वो, एक जो है वो सियालकोट लैंड करेगा और दूसरा जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो लैंड करेगा।
कुछ प्लेयर्स डेफिनेटली उस एरियाज के हैं, उन साइड्स के हैं, तो वो सारे जो है वो सियालकोट जो है वो लैंड करेंगे। और बाकी जो ये KPK रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो है हमारा प्लेयर्स, वो सारे जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आके जो है वो लैंड करेंगे और यहाँ से फिर वो अपने अपने घरों को जाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम का ठीक है, उस तरह से जिस तरह से एक चैंपियन टीम वापस आती है उस तरह से इस्तकबाल नहीं भी अगर आप करते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को एक अच्छा वेलकम मिलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान टीम्स के जो प्लेयर्स के हौसले हैं वो जो है वो पस्त ना हो, वो हमेशा जो है वो बुलंद रहे, ताकि आइंदा भी उनको इसी जज्बे के साथ हम अपने मुल्क के लिए जो है वो खेलता हुआ देख सकें। ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।